हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पांडे सर। शुरू करते हैं बेटा जी आज का सिलसिला। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। डैट मीन्स जैसे ही एक सेल के अंदर ग्लूकोज आता है बेटा जी, और वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ऐसा मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। ग्लूकोज का सेल के अंदर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना ही क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। बोलिए, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो ग्लाइकोलाइसिस को मैंने बताया था कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन ही ग्लाइकोलाइसिस है बेटा। इसमें हम लोगों ने देखा था कि इस प्रोसेस में नेट गेन 2 ATP का हो रहा है। फिर हमने देखा था कि इस प्रोसेस में 2 NADH2 या डॉट H का प्रोडक्शन हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट में। क्लियर बेटा जी? आज हमें ये पढ़ना है कि ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन, डेट मीन्स ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा जी। क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड चेन है। क्या है? एक 6 कार्बन कंपाउंड चेन है। और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड चेन है, 3 कार्बन चेन है। और ये ग्लूकोज कैसा कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है ना बेटा जी? तो ये केवल इसका 3 कार्बन अलग हुआ और 3 कार्बन अलग हुआ। डेट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना, जो 3 कार्बन का कंपाउंड था। हम समझ गए कि सर ग्लाइकोलाइसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। अब हम आगे एक सफर पर लेकर चलते हैं। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? डेट मीन्स ग्लूकोज को मुझे डिफरेंट लेवल पर ऑक्सीडाइज करना है, ब्रेक करना है। और जब ग्लूकोज के सारे कार्बन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे तब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी बेटा जी। 36 to 38 ATP एनर्जी। अभी तो केवल मुझे 2 ATP मिला है। डेट मीन्स अब हम पायरुविक एसिड का भी ब्रेक डाउन करेंगे, यानी इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करके इससे एनर्जी निकालेंगे। तो चलिए आज की क्लास में वही हम लोग सीखेंगे कि पायरुविक एसिड को कैसे हम ऑक्सीडाइज करके वहां से एनर्जी गेन करते हैं बेटा जी। तो पायरुविक एसिड को कैसे हम ऑक्सीडाइज करेंगे, वहां से एनर्जी गेन करेंगे, चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अब सेल है ये बेटा, है ना? इस सेल के अंदर क्या बन चुका है? पायरुविक एसिड, है ना? इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा देन पायरुविक एसिड इंटर करेगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा जी सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली होते हैं। उसमें से एक सेल ऑर्गेनेली है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि अब इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना है, और तब जाकर मुझे 36 to 38 ATP एनर्जी मिलेगा। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पर जाकर वहां पर ETS का हिस्सा बनेंगे और मुझे एनर्जी बनाएंगे, देंगे इतना 36 to 38 ATP। तो हम समझ गए कि सर इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अब पायरुविक एसिड का सीन क्या हुआ बेटा जी? क्या सीन हुआ? बने रहिए मेरे साथ, सुनिएगा। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन पायरुविक एसिड एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर आएगा पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड अभी में 3 कार्बन है बेटा जी। एक एक कार्बन को अलग अलग करोगे, दैट मीन्स पायरुविक एसिड को ब्रेक करोगे आप। क्लियर? तब आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन
पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड चलेगा बेटा जी यहां से क्रेब्स साइकिल। क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल चलेगा। यदि सेल के अंदर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? इस पायरुविक एसिड का बेटा जी फर्मेंटेशन, दैट मीन्स अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यू होगा। अब जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड का नहीं होगा, दैट मीन्स ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्लियर? तो क्या लिख दें यहां पर? इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट तो क्या चलेगा बेटा जी? यस, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होगा, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। पायरुविक एसिड जब बना था तो मैंने लिखा था 2NADH2 भी बना बेटा जी। भाई ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना तो क्या बना था? 2NADH.H बना। अब इस 2NADH.H का हम क्या करेंगे? रिड्यूस इसको करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जिसको ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और फिर इसको NAD+ के फॉर्म में लाएंगे, तब तो दूसरा ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। तो NADH.H को ऑक्सीडाइज करने के लिए चलेगा फर्मेंटेशन। हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन एक टॉपिक है ना बेटा जी? इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम ऐसा मानते हैं कि अभी मेरे पास सेल के अंदर ऑक्सीजन है। अब क्या होगा देखते हैं जरा। अब पायरुविक एसिड क्या होता है? क्रेब्स साइकिल तो चलेगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन रहेगा बेटा जी, तो क्रेब्स साइकिल चलेगा। लेकिन क्रेब्स साइकिल से पहले ये जो पायरुविक एसिड है वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है एसिटाइल को ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ऐसा मानते हैं कि मेरे सेल में ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल को ए में। किस में बेटा जी? एसिटाइल को ए में। अब पायरुविक एसिड कैसा कंपाउंड था? 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड कैसा था? 3 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल को ए कैसा होता है? 2 कार्बन कंपाउंड। मतलब कहीं न कहीं इस केमिकल कन्वर्जन में बेटा जी एक कार्बन हमने लॉस कर दिया, वो CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया यहां पर। क्लियर? अब बेटा जी यहां पर एक कोएंजाइम ए भी लगेगा, है ना, कोएंजाइम ए भी लगेगा। दूसरी बात, इस केमिकल कन्वर्जन को कराने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा जी, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, है ना बेटा जी? तब जाकर के ये एसिटाइल को ए हिस्सा लेगा, क्रेब्स साइकिल का पार्ट होगा। दैट मींस एसिटाइल को ए से क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होगी। क्लियर बेटा जी? मेरे साथ बने रहिए, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर कुछ आयंस भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन मैं लिख दूं। यहाँ पर कुछ आयंस भी होते हैं, मैग्नीशियम आयन। क्लियर हो गई? इसी बेटा जी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। क्यों लिंक रिएक्शन? क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है क्या? क्रेब्स साइकिल। क्या शुरू होता है बेटा जी? क्रेब्स साइकिल शुरू हो रहा है। और ये कहां से बना है पायरुविक एसिड? ग्लाइकोलाइसिस से, है ना बेटा? तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का ये रिएक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्लियर बेटा? एकदम क्रिस्टल क्लियर। यानी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट
किसका रिएक्टेंट बना दिया, क्रेब्स साइकिल का। ये प्रोडक्ट जो है वो क्रेब्स साइकिल का हिस्सा बनेगा और यहां से फिर एसिटाइल कोएंजाइम को डिफरेंट लेवल पर ऑक्सीडाइज किया जाएगा और एनर्जी बनाया जाएगा। यानी लिंक रिएक्शन, पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, देन हमने लिंक रिएक्शन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। तो लिंक रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो क्या लिख सकते हैं बेटा जी, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच की कड़ी है, बीच का रिएक्शन है। अब बेटा जी ध्यान सुनना, मुझे मिला क्या, ये NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो यहां पर बेटा जी इस पूरी प्रोसेस में मुझे NADH.H मिलेगा। और आपको मैं बताया था कि 1 NADH.H इक्वल टू 3 ATP, ये 3 ATP के बराबर होता है। यानी इसके अंदर वो पावर है जो 3 ATP को जनरेट कर सकता है। क्लियर? आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर होगा बेटा जी? तो NADH यहां पर बन रहा है, तो आप हमें बताइए कितने NADH का फॉर्मेशन होगा लिंक रिएक्शन। यस बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं, कितने? यस, किसी ने बोला 2। करेक्ट है बेटा जी। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहां पर अपने पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को एसिटल को ए बनाने में 1 NADH, तो दूसरा जब पायरुविक एसिड होगा तो दूसरा NADH, यानी इस लिंक रिएक्शन में मुझे क्या मिल गया, 2 NADH.H मिल गया। क्लियर? और ये जो NADH.H है बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर जाएगा और जब वहां ETC चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहां पर ये ATP देगा, वहां पर ये ATP देगा। कितना? 3 ATP। तो क्लियर हो गया, लिंक रिएक्शन एकदम डेफिनेटली समझ में आ गया। चलिए बेटा, तो अब हमें क्या पढ़ना है, क्रेब्स साइकिल। क्लियर? चलो कर लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्रेब्स साइकिल। हम लोग कहां आ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना कि ऑक्सीजन है तो वहां पर चलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप हैं ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETC। 4 स्टेप मैकेनिज्म है बेटा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। सुनिएगा, एक अंकल थे जिनका नाम था हैंस क्रेब। एक अंकल थे जिनका नाम था हैंस क्रेब। उन्होंने क्रेब साइकिल दिया। दैट मीन्स ये एसिटल को ए जो बना है वो पार्टिसिपेट करेगा क्रेब साइकिल में, यानी किस किस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हुए फाइनली ATP बना रहा है, इस पूरी पथ को पता लगाया था क्रेब्स अंकल ने, है ना। चलो कर लेते हैं बेटा जी। अब शुरू करते हैं एसिटाइल को ए से। किससे शुरू करते हैं, एसिटाइल को ए से। सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। That means Krebs cycle is enzyme mediated process. Overall respiration is enzyme mediated process. पूरी respiration ही enzymatic controlled होती है बेटा जी। आपने ग्लाइकोलाइसिस देखा, लिंक रिएक्शन देखा, दोनों में एंजाइम लगे। क्रेब्स साइकिल में भी एंजाइम लगते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम, चलो सीन कहाँ हम लोग चल रहे हैं, यही चल रहे हैं ना, यही सेल है। सेल के अंदर ग्लूकोज से क्या बन चुका है, यस, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से बेटा क्या बन चुका है, एसिटाइल को ए बन चुका है। अब कहां पर ये
यहां पर ये है माइटोकॉन्ड्रिया सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इसको अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े देर के लिए कहूं, होता है डबल मेम्ब्रेन, लेकिन ये समझने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल को ए में, उसके बाद शुरू हो रहा है इसी में कुछ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंपाउंड हैं जो इस एसिटाइल को ए को एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर बेटा जी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और वहां पर ऑपरेट होगी क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम इसी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। All enzyme of Krebs cycle are present in matrix of mitochondria। एक एंजाइम को छोड़कर एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो सक्सिनिक एसिड को, सक्सिनाइल को ए को सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, हम लोग देखेंगे क्रेब्स साइकिल में। तो एक एंजाइम है जिनका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बेटा, है ना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। देखो जिसके लास्ट में ASE लग जाए मतलब वो एंजाइम है। क्लियर बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कहां होता है? अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल कर आपको दिखाऊं बाहर, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये बेटा जी होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से इनफोल्डिंग होती है, उस इनफोल्डिंग को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको बताया जाएगा डिटेल। अब यहां पर ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, एसिटाइल को ए बन चुका है इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल के इसी मैट्रिक्स, इसी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रेब्स साइकिल का जो एंजाइम है वो बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल चलते कैसे हैं, है ना, कैसा चलता है क्रेब्स साइकिल की जरा झलक आपको दिखाते हैं। चलिए बेटा जी एक सीन क्रिएट करते हैं, सुनिएगा। एसिटाइल को ए और यहां है OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है बेटा जी 4 कार्बन कंपाउंड होता है। कितना होता है? 4 कार्बन कंपाउंड। और एसिटाइल को ए कितना? 2 कार्बन। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड 3 था और एसिटाइल को ए बना 2 कार्बन। डेट मीन्स एक CO2 हमने उड़ा दिया यहां से, है ना, एक कार्बन को उड़ा दिया। अब ये बेटा जी OAA और एसिटाइल को ए दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद यहां से पहला प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का बनेगा, जिसका नाम है साइट्रिक एसिड। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड भी साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा जी? सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज साइट्रिक एसिड। क्लियर? डेफिनेटली एकदम क्लियर हो गई। चलिए आगे बेटा बात करते हैं। अब साइट्रिक एसिड से बनता है आइसो साइट्रिक एसिड। आप बिल्कुल इसको लेकर पैनिक नहीं होंगे, ट्रिक भी बताएंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड बन रहा है और कहां कहां पर ATP निकल रहे हैं और कहां कहां पर बेटा जी NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? आइसोसाइट्रिक एसिड से बनता है ऑक्सैलो सक्सिनेट। ऑक्सैलोसक्सिनेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अभी कंपाउंड बनाकर दिखा रहे हैं आपको, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड।
अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से बेटा जी बनता है। जल्दी बोलिए क्या बनेगा? यस, सक्सिनाइल, है ना, सक्सिनाइल को ए क्या बनेगा? सक्सिनाइल बनेगा। बात समझ में? सक्सिनाइल को ए, फिर सक्सिनाइल को ए से क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा बेटा जी? फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड से क्या बनेगा? मैलिक एसिड, है ना। थोड़ा सा यहाँ कॉम्पैक्ट हो गया, मैं वही चाहता था कि इधर थोड़ा सा इसको शिफ्ट किए और एरो को थोड़ा छोटा करना चाहिए था ना। सक्सिनाइल को ए, एरो को छोटा करते, मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूं, है ना। ऐसे समझिए, एसिटाइल को ए से साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, है ना। उसके बाद आपका सक्सिनाइल को ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड और देन ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, आप समझ जाएंगे, है ना, आप समझ जाएंगे। अब बेटा जी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्लीज ध्यान से एकदम हाई अलर्ट पर सुनिएगा। याद करने का ट्रिक आपको बता रहे हैं। ट्रिक ये है बेटा याद करने का, पहले तो कंपाउंड याद करना सीखो, लर्न करो कहां क्या बन रहा है ना। ट्रिक है कैन इंटेलिजेंट, कैन इंटेलिजेंट ओमकरण सॉल्व सम फॉरेन माफिया, ये ट्रिक है ना, ऑपरेशन। कैन इंटेलिजेंट ओमकरण सॉल्व सम, मुझे पूरी से मतलब नहीं है, इसका हर एक वर्ड को डिकोड करूंगा। कैन इंटेलिजेंट ओम, है ना, करण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। हर एक इसका जो कैपिटल लेटर है बेटा जी वो कोड है ना। देखो, कैन से हो गया साइट्रिक एसिड, आई से हो गया आइसोसाइट्रिक एसिड, ओ से हो गया ऑक्सैलोसक्सिनेट, के से हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, एस से हो गया सक्सिनाइल को ए, एक सम वाले एस से हो गया सक्सिनिक एसिड, एफ से हो गया फ्यूमरिक एसिड, एम से माफिया, एम से मैलिक एसिड, ओ से ऑपरेशन से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। क्लियर? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इस पूरी प्रोसेस में हमें मिला क्या? यस, हमें मिला क्या? सुने, क्या मिला आपको? ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। ये देखो 4 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा बेटा जी। आइसोसाइट्रिक एसिड में 6 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सैलोसक्सिनेट, यहां से बेटा जी एक CO2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सैलोसक्सिनेट 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड हो गया। जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल को ए बन रहा था तो यहां से भी एक CO2 हमने बाहर निकाल दिया। क्लियर? अब कितना ये हो गया? 4 कार्बन कंपाउंड, तो 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, इसीलिए ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? अब इस पूरी प्रोसेस में कितने NADH2 और कितने FADH2 और ATP बने, चलो कर लेते हैं बेटा जी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा प्लीज, हाई अलर्ट पर। जब सक्सिनाइल को ए से जब सक्सिनिक एसिड बन रहा था बेटा, तो यहां पर एक सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन हुआ और डायरेक्ट एटीपी बना। कैसे? एडीपी में आईपी जुड़ा और एक बना जीटीपी, है ना, जीटीपी। तो यहां जीटीपी देखो, एक्चुअली जीटीपी इज इक्विवेलेंट 1 एटीपी, है ना, 1 जीटीपी इज इक्विवेलेंट टू 1 एटीपी, तो यहां हम जीडीपी ले लेंगे, है ना। जीडीपी में आईपी जुड़ा, जीटीपी बन गया। अल्टीमेटली ये जीटीपी क्या है? एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्लियर? दूसरी बात, जब हम बेटा जी सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बना रहे थे, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो F है, तो जहां पर F वाला कंपाउंड बन रहा है वहीं पर FADH2 भी बनेगा। तो यहां चलो बना देते हैं। FAD प्लस में क्या जुड़ा बेटा जी? हाइड्रोजन, तो ये बन गया FADH2। क्लियर बेटा जी? तो यहां पर
FAD+ का रिडक्शन हो गया, ये रिड्यूस होकर क्या बना दिया FADH2। अब कितने NADH2 बने, ध्यान से जवाब सुनना। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के ठीक ऊपर, याद करने का ट्रिक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड यानी करण के ठीक ऊपर एक NADH2, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के ठीक नीचे एक NADH2। क्लियर? तो बना लेते हैं। बेसिकली यहां पर NAD+ से क्या बन जाएगा NADH2 या NADH.H। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के ठीक नीचे यानी जहां पर सक्सिनिक एसिड से सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बन रहा है, तो वहां पर भी बेटा जी एक मुझे NADH2 मिलेगा। क्लियर? और तीसरा NADH2 बेटा जी मिलेगा जब मैलिक एसिड OAA में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर एक NAD+ से क्या मुझे मिल जाएगा NADH2। क्लियर? तो बेटा जी पूरी क्रेब्स साइकिल में, ये कौन सी साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। तो पूरी क्रेब्स साइकिल में मुझे क्या मिला, मुझे 1 NADH2 सेकेंड और थर्ड 3 NADH2 मिले, 1 FADH2 मिला और 1 ATP मिला। बोलो हाँ या ना। क्या मिल गया बेटा जी क्रेब्स साइकिल, कहां लिख लें, क्रेब्स साइकिल में मुझे क्या मिल गया, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर बॉक्स में लिख दे रहा हूं 1 FADH2, 1 ATP, वही GTP डायरेक्ट ATP है ना बेटा, और 3 NADH2। क्लियर? याद करो अपने पास एसिटाइल कोए कितने हैं, 2 हैं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने में बेटा जी क्रेब्स साइकिल कितने बार चलेगा, 2 बार। 1 एसिटाइल कोए से इतने मिले, अपने पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए हैं, दैट मींस इसको क्या कर देंगे 2, यानी 2 FADH2, 2 ATP और कितने मिल जाएंगे जल्दी बोलो, या 6 NADH2। ये तो डायरेक्ट ATP हो गया बेटा। अब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी ये जो FADH2 मिला है, NADH2 मिला है, FADH2 मिला है, और ये सारे कहां पर अपना ATP देंगे, यस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर चलेगा ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां पर जाएंगे बेटा जी और ये टूट जाएंगे, ये ब्रेक कर जाएंगे, दैट मींस वहां पर इनका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे और वहां पर ATP बनेगा। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ेंगे कैसे ATP बनेगा। अब ध्यान से एग्जामिनर यही पूछेगा कि किस स्टेप पर NADH2 बन रहा है, किस स्टेप पर FADH2 बन रहा है ना, तो पूरी बात आपको याद करनी है, और उससे याद करना है कि कैन इंटेलिजेंट ओमकरण सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन से बेटा जी आप इस पूरी क्रेब्स साइकिल को लर्न करोगे। अब सुनो एक बात, कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ देता है कि बच्चों ये बताओ इस पूरी प्रोसेस में कितने ATP मिल गए मुझे, कितने ATP, यानी ऑक्सीडेटिव वाला भी काउंट करके बताओ मुझे। चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये कितने थे, डायरेक्ट यहां लिख दें 2, ये कितने थे 2, और ये कितने थे बेटा जी 6। बोलो हाँ या ना। अब मैंने ये तो बता दिया कि 1 NADH2 इक्वल टू 3 ATP, तो यहां पहले लिख लो 6 NADH2 मिले एक क्रेब्स साइकिल चलने में, दूसरा एसिटाइल कोए का साइकिल चलने में 6 NADH2 मिले, तो कितने हो गए 18 ATP। यहां पर कितने मिले 2 ATP, और 1 FADH2 बेटा जी 2 ATP को चुराता है, यानी अपने अंदर स्टोर करके रखता है 2 ATP। ये जब ETC में जाएगा तो कितने मिल जाएंगे यहां से 4, चूंकि 2 है तो कितने हो जाएगा 4 ATP। कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा 24 ATP। तो क्रेब्स साइकिल में यहां से तो 24 आ गया, बट बेटा जी इसमें लिंक रिएक्शन का भी काउंट कर लो।
लिंक रिएक्शन में क्या मिला था, जल्दी बोलो। यस, किसी बच्चे ने बोला कि सर लिंक रिएक्शन में मुझे मिला था, याद करो क्या किसी बच्चे ने बोला, यस 2NADH.H और 1NADH कितने के इक्विवेलेंट होता है, जल्दी बोलो 3 ATP के, तो 2 है तो 6 ATP वहां से, तो 24 यहां से 6 यहां से, ओवरऑल कितने ATP हो गए, 30 ATP। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो ये है बेटा जी आपका क्रेब्स साइकिल। क्लियर। तो इस तरीके से अगर ऑक्सीजन रहेगा तो क्रेब्स साइकिल चलेगी और इस तरीके से मेरे पास 6 NADH2, 2 ATP और 2 FADH2 मिलेंगे। अब हम आपको कल की क्लास में समझाएंगे बेटा जी, नेक्स्ट सेशन में समझाएंगे कि ये NADH2 कैसे अपना ATP बनते हैं, इससे कैसे 3 ATP बनता है, FADH2 से कैसे 2 ATP बनता है। क्लियर बेटा जी। तो आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लियर बेटा जी। और इस तरीके से अपने पास इस ज्ञान को संभाल कर रखिए, है ना। अगर आप नीट में सिलेक्ट होना चाहते हैं, CET में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा बेटा। और इस इंफॉर्मेशन को औरों के पास पहुंचाइए, है ना। इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि और सारे जितने भी बच्चे हैं, है ना, वो इस, है ना, इवेंट को, इस स्टडी को वो भी समझ सकें, इस पढ़ाई को वो भी बेहतरीन ढंग से पढ़ सकें, है ना बेटा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। अगर जितना ज़्यादा नॉलेज आप बांटेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास ज्ञान बढ़ते जाएगा। क्लियर बेटा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।